अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में कि ये क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम इसके इंट्रोडक्शन में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज मैं इस सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अगर कोई चीज़ समझ ना आए, ठीक है, या कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है, स्टोरेज होती है डेटा की। जितना भी डेटा है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, उस सबको क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और उसको स्टोर किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर या कंप्यूटर टेक्निक्स की यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसको हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, और उसको एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देखा जाए तो ये ब्रांच है बायोलॉजी की। इसका मेन कंसर्न ही क्या है कि डेटा आ कैसे रहा है, ठीक है, उसकी स्टोरेज कैसे हो रही है, उसको एनालाइज कैसे करना है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है जितनी भी है, चाहे वो प्रोटीन्स की है, चाहे फिर वो न्यूक्लिक एसिड की है, तो उन सब को कैसे कलेक्ट करके रखना है ताकि वो देखने वाले बंदा जो है उसको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ना, हम क्या कहते हैं कि ये एक सब फील्ड है जिसमें जो है मुख्तलिफ डेटा वगैरह जो है उसकी कलेक्शन की जाती है, उसकी स्टोरेज की जाती है। ठीक है, उनको ताकि वो एनालाइज करने में ईजी हो जाए। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड जो है वो ईजिली हम कर सकें। तो ये सारा क्या है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो अभी हम इसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं उनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, एक सेल होता है। ठीक है, एक सेल होता है जो स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो सेल है, सेल का जो फंक्शन है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को जो है ना वो उसका न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होता है। इसके अलावा उसके अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, यानी जो जीन्स होती हैं, तो वो क्या होती हैं, उनकी सबसे पहले क्या होनी है, ठीक है, अब वो जो जीन्स हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं जीनोमिक्स। फिर उनकी होती है ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, तो इस वजह से हम अगली जो ब्रांच है उसमें हम ट्रांसक्रिप्टोमिक्स उसको बोलते हैं। और उसके बाद, ठीक है, उसकी जो हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, राइबोसोम के ऊपर। और फिर क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स बनती हैं उसको हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स। मतलब ये कि तीन ब्रांचेस है टोटली इसकी, एक जीनोमिक्स, दूसरी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, और जो है ना तीसरी है उसमें प्रोटियोमिक्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीनोमिक्स जो है ये क्या है। जीनोमिक्स हम इसकी मतलब ना डेफिनेशन जो है इसमें मेन चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो जीन्स है। ठीक है, तो जीनोमिक्स है, ठीक है, जीनोमिक्स में हमारे पास सारा हेरिडिटरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आ जाती है। इसमें डीएनए आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितना जेनेटिक मैप होता है, ये जितनी भी जीन्स होती हैं वो सारा का सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाता है, उसको हम कहते हैं जीनोमिक्स। ठीक है, तो जैसे कि अभी इसकी वजह से, ठीक है, इस ब्रांच में, ठीक, जीन्स को स्टडी किया जाता है। और जीन्स की वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो थी, ठीक है, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, जो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये डिज़ीज़ है कैसी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, वो एक डिज़ीज़ है। तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगा, जब हमने जीनोमिक्स को स्टडी किया। और जीनोमिक्स को हमने कहाँ पे स्टडी किया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो है ना उसको स्टडी किया है। तो तब हमें पता लगा है कि वो क्यों हो रही है। ठीक है, फिर जाके हमने उस एक जो न्यूक्लियोटाइड था उसको सेट कर दिया है, जिसकी वजह से फिर वो क्या होता है कि वो मरीज़ जब रिकवर करना शुरू कर देते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सही। तो उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जीन है, जीन का फंक्शन क्या होता है। जीन का फंक्शन ये है कि वो कोई सी भी चीज़ का जो है ना ऑर्डर देती है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होती है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के पास। और वो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो उस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर जैसे ही निकलता है उसके बाद फिर वो राइबोसोम पे जाता है, वहाँ मशीनरी अटैच होती है और फिर वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन होती है और एट द एंड वहाँ पे प्रोटीन्स जो है वो बन जाती हैं। अभी हम ये देखेंगे, मतलब ये कि जीन्स जो है ना वो ओवरऑल फंक्शन है। ठीक है, वो एक फंक्शनल यूनिट है जिससे क्या होगा, या इंफॉर्मेटिव यूनिट है जो आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि क्या चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आ जाता है, जीन के अंदर कोई भी चेंज आ गया, कोई एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ गया, तो क्या होगा कि ओवरऑल जीन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। और फंक्शन ऐसे डिस्टर्ब होगा कि वो जो आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे ना वो रॉन्ग प्रोटीन होगी, वो गलत प्रोटीन होगी। जैसे कि मैंने आपको सिकल सेल के बारे में बताया, वहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिकल सेल बन जाता है, वो पूरा सेल नहीं बनता, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसकी राउंड शेप होनी चाहिए लेकिन वो जो है ना उसकी मतलब क्रीसेंट नहीं, उसकी तरह की शेप हो जाती है।
क्रिसेंट मून की तरह। इस वजह से सारा मसला जो है वहाँ पे ख़राब हो जाता है और ओवरऑल जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसकी डेथ के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर एनीमिक कंडीशन ज़्यादा हो जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है। अब प्रोटीन्स जो हैं हमें पता है कि ये तो मेन यूनिट है ना, ठीक है। इसका ये देखें, हार्मोन्स में भी ये हैं, इम्यून सिस्टम में भी ये हैं, मेम्ब्रेन को बनाने में भी यही इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो स्टोरेज प्रोटीन्स हैं वो भी यही हैं, ठीक है। एंजाइम्स में भी यही काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल भी हैं, ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर भी हैं। मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना मेन, ठीक है, वो इन प्रोटीन्स ने कवर किया हुआ है। हर चीज़ ही प्रोटीन कर रही है। प्रोटीन नहीं होंगी तो बहुत मतलब कुछ होगा ही नहीं, लाइफ ही नहीं होगी, सही। तो अब क्या है कि जो हमारे पास ब्रांच थी, सेकंड ब्रांच जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, तो जो मैसेंजर आरएनए आ गया है, ठीक है, अब उसकी वहाँ पे क्या होगी है, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है डीएनए के ऊपर, ठीक है। जैसे ही वो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है मैसेंजर आरएनए, उसके बाद हमें पता है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। उसके पास एक टेल लगती है और एक उसका हेड लगता है, ताकि उसको जो है ना कोई भी किसी किस्म की जो है जितने भी वहाँ पे इंजाइम्स हैं वो उसको ख़राब ना कर सकें, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन ना कर सकें। तो क्या होता है कि फिर वो इजीली वहाँ से निकलता है और आगे आके जो है उसने अब क्या करना है, अब उसने प्रोटीन बनानी है, उसने रीड होना है मैसेंजर आरएनए। तो ये जितना प्रोसेस था इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ये भी इसकी ब्रांच है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी आरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको सारा डिस्कस करते हैं। उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो कैसा है, ठीक है, उसकी मतलब टेल कैसी है, उसका हेड कैसा है, ये सारी चीज़ है ना, मतलब ओवरऑल हमने क्या करना होता है, आरएनए को स्टडी करना होता है इसके अंदर। और अगर वहाँ पे आरएनए के अंदर चेंज आ जाए, जब उसकी मॉडिफिकेशन हो रही थी या उसके एक्सॉन्स और एंट्रोन जब बनते हैं, जब एंट्रॉन को रिमूव किया जा रहा था, जब स्प्लाइसिंग हो रही थी, अगर वहाँ पे कुछ चेंज आ गया है, तो वो भी चेंज हमें किसकी वजह से पता लगा है, वो हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वजह से पता लगा है कि इस वजह से कोई डिजीज़ जो है वो आगे जा रही है। ओवरऑल जो मेन फंक्शन है ना इसका, ठीक है, वो मेडिसिन्स में है, बायोलॉजी में है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम चीज़ अभी डिस्कस करेंगे, ये देखें, आपको ये ज़रा समझ आएगी, ठीक है। इसमें ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले क्या आया, जीनोम, ठीक है, जीनोमिक्स है, फिर ना ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है और उसके बाद हमारे पास प्रोटियोमिक्स है। तो ये देखें, ये जीनोम को स्टडी करेगी, इसमें आरएनए को देखेंगे और इसमें हमने प्रोटीन को देख लेना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सारे प्रोसेस हैं। इसी तरह बिल्कुल ये है, पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए जो है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स बनती हैं और प्रोटीन्स किस टाइप की हैं, ठीक है, और वो मतलब कौन सा फंक्शन मेटाबॉलिज्म कर रही हैं या कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, और क्या क्या उनके रोल्स हैं, वो सारा जो है ना इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। और अगर उनके फंक्शन में किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम आ जाए, तो ओवरऑल बॉडी के जो जितने फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर सिर्फ सिकल सेल आ जाए तो उसकी वजह से अगर ब्लड की कमी हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो तब भी क्या है कि पूरे फंक्शंस जो है ना सारे के सारे वो सारे स्टॉप हो जाते हैं, सिर्फ एक की वजह से, ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन थी, ये देखें डीएनए है, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन हुई, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि ये जस्ट ये देखें, ये क्या हुआ है, ये ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। मतलब इसने डीएनए को ट्रांसलेट किया है और ये खुद क्या है, ये ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये निकला और ये निकला और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगी, ये देखें, अब दोबारा इसकी क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है। अब मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। अब वो उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है और उसके हिसाब से अमीनो एसिड जो है ना उनको अटैच किया जा रहा है और ये देखेंगे प्रोटीन्स बन गई हैं। अब हम देखेंगे इसका स्कोप किधर है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जितना भी डेटा उसको ऑर्गेनाइज करने में इसका स्कोप है, ठीक है। इसको अलावा इसको एनालाइज करने में भी ये हेल्पफुल है, स्ट्रक्चर को देखने में और फार्मास्यूटिकल जितनी भी चीज़ें हैं उधर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका स्कोप है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं कि ये डेटाबेस की सीक्वेंस को अरेंज करने में, ठीक है, सीक्वेंस को अलाइन करने में, ठीक है। मतलब ये कि डेटाबेस ओवरऑल इन्फॉर्मेशन उसको सर्च करना है, ठीक है, उसके अलावा उसको अलाइन करना है, सेट करना है, ठीक है, स्टेप टू स्टेप, ठीक है, और जीन फाइंड करनी है, फंक्शन जो है वो देखना है, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन चेक करनी है, या फेलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, एवोल्यूशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी हमें यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसकी जो है सब फील्ड कौन सी है, कंप्यूटर में यूज़ होता है, बायोलॉजी में यूज़ हो रहा है, इसके अलावा मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें ये सारा का सारा यूज़ हो रहा है। जैसे कि ये देखें सब फील्ड्स जो हैं यहाँ पे लिखी हैं कि देखिए मैथ में, ठीक है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी, इसके अलावा जो है स्टैट्स होगी। इन सब के अंदर जो है इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स को इजीली यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों थी, ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी थी जिसकी वजह से हमें जो है ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ करनी पड़ी है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना हमें चाहिए था, हमें इन्फॉर्मेशन मेन चाहिए थी ह्यूमन के बारे में, ठीक है।
ह्यूमन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि उसकी कौन-कौन सी जीन्स हैं, कहाँ-कहाँ पे मसला है, कौन-सी डिज़ीज़ है, कैसे रिकवर करना है, उन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कौन-सी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं। इसलिए हमने क्या किया कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है ना इसको बनाया गया, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर क्या किया गया, ओवरऑल जो है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना लिया गया, जिसमें सारी की सारी जीन्स जो है ना उनको रख दिए गए। अब हमारे पास वो सारी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि बस उनकी अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, या फिर उसके अलावा किसी भी डिज़ीज़ को चेक करना हो तो जस्ट हम सिर्फ अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हर चीज़ हमारे पास खुद अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि कहाँ पे है मसला है, कौन सी न्यूक्लियोटाइड में मसला है, और किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है, या मतलब अगर कोई मेडिसन का हम देखना चाहते हैं कि कोई मेडिसन कितनी इफ़ेक्टिव है, ठीक है? कौन-सी जाके जीन को अफ़ेक्ट कर रही है या क्या करेगी, तो वो भी हम ईज़िली मतलब इसमें फ़ाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम इसके अलावा हम जेनेटिक एनालिसिस करना चाहते थे, हम टैक्सोनॉमी चेक करना चाहते थे, ठीक है? उनकी नेमिंग जो है, उनकी क्लासिफ़िकेशन करने में एनिमल्स की। इसके अलावा एवोल्यूशन चेक करना चाहते थे कि उनकी एवोल्यूशन क्या है, कैसे-कैसे, और इसके अलावा ड्रग जो है ना, ठीक है? उसकी डिज़ाइन करना है, ठीक है? उसको चेक करना है, उसकी डेवलपमेंट, इन सब को चेक करने के लिए इसकी जो है ना बहुत ज़रूरत थी। अब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो गोल्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि गोल्स इसके क्या थे। मेन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को इसने स्टोर भी करना था, ठीक है, उसको सेट करना था ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा ये मेडिसन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मॉलिक्यूलर स्टडी में, ठीक है। और मतलब ये कि मेडिसिन जो है ना उनको बनाने में, इसके अलावा डिजीज़ को फाइंड करने में, और इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। वैसे तो हम बैक्टीरिया को नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, तो क्या हुआ था कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स थी जिसकी वजह से हमें उनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने स्टोर कर ली है, रख ली है अपने पास। तो मतलब ये कि ओवरऑल बैक्टीरिया हो गए या वायरसेस हो गए, या ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र ही नहीं आती, ठीक है, उनके बारे में भी हर चीज़ हमें आपको ईजिली मिल जाती है। एग्रीकल्चर में भी, क्रॉप्स वगैरह में भी इसका जो है ना मतलब उसकी यील्ड हमने ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर लो जो है ना वो यील्ड आ रही है तो क्यों आ रही है, उसकी क्या वजह है, ये सब कुछ जो है हमें इसके अंदर जो है ना पता लग जाता है। इसके अलावा जितनी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है इसको आपने क्या करना है, मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कौन कौन से प्रोसेस टेक्निक्स ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो और इस तरह करना है कि हर चीज़ पब्लिक तक पहुँचे, ठीक है? जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको एनालाइज़ करते हैं, सब कुछ सेट करके कोई भी चीज़ डिस्कवर हुई है जो भी, वो सारा कुछ उठा के वो इंटरनेट पे डालते हैं, वेबसाइट्स में डालते हैं, और वो जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है? जब हम यहाँ पे अगर ओपन करते हैं तो उनके अंदर हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो इसकी कुछ वेबसाइट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लास्ट है, फास्टा है, एनसीबीआई है, एमबीएल है, ठीक है? तो आप इनके अंदर जो है, क्लस्टर डब्ल्यू भी है, ठीक है? प्रोड पैरम है। तो इन सब में आप क्या कर सकते हो, ईज़िली इनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है? कोई भी चीज़ आप निकाल दें, कुछ भी आप डाल के, आप सर्च से रिलेटेड, जो एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? वो सर्च कर रहे होते हैं, तो कुछ भी आप डाल दें, आपको ईज़िली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। रिसर्चर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट जो है इसके जो गोल्स हैं, ठीक है? ये सारे इसके जो है ना, ये सारे गोल्स ही जा रहे हैं अभी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये इतनी ज़्यादा वास्ट है। वही सारा है कि डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? कुछ भी अगर मसला आ रहा है, कोई भी मसला है, कोई क्लिनिकल है या कोई डिज़ीज़ है या कुछ भी है, तो आप इसको भी, ये देखिए, मेडिकल में भी आप देख सकते हैं। क्लिनिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको जो है ना चेक कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, या ओवरऑल कोई भी चीज़, ठीक है? जैसे कंप्यूटेशनल डाटा जो है इसमें, इसके अलावा जितनी भी कुछ इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, उसको चेक करना है, डायग्नोज़ करना है किसी चीज़ को, डेवलपमेंट देखनी है ड्रग्स की, मतलब ओवरऑल किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बेसिकली होते क्या हैं, इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? जिन पे ये सारा का सारा डाटा जो है वो अवेलेबल होता है। आप जस्ट इंटरनेट ऑन करते हैं, वो वेबसाइट ऑन करते हैं, और वेबसाइट के अंदर आप अपना मटेरियल डालते हैं। अगर आपने कोई क्वेरी सॉल्व करनी है, बस डालते हैं, और उसके बाद आपके सामने रिज़ल्ट उसी मिनट में आ जाता है, ठीक है? 1 मिनट क्या, 1 2-3 सेकंड्स के अंदर रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। वो अलग बात है कि आपके इंटरनेट पे बेस करता है कि इंटरनेट की स्पीड जो है वो वहाँ पे कैसी आ रही है। इसके अलावा हम देखेंगे ड्रग के इसके यूज़ेस कहाँ-कहाँ पे हैं, ठीक है? वही बात आ गई दोबारा कि ड्रग डिज़ाइन करना है, ठीक है? एक ड्रग है, एक मेडिसिन है, आपको उसे डिज़ाइन करना है। तो वो आप पहले कंप्यूटर पे डिज़ाइन करके देख लेते हो कि इसको हम ऐसे लगाएँगे, ऐसे-ऐसे करेंगे तो ये इस तरह होगी, इतनी इफ़ेक्टिव होगी, इसके इतने जो है ना वो मतलब यूज़ेस आएँगे, ठीक है? और इतने जो है ना वो इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, इतने जो है वो इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फलाँ बंदे के लिए ये सेट है, फलाँ के लिए नहीं सेट। मतलब ये है कि हम प्रैक्टिकली वर्क कम करते हैं, कंप्यूटर पे काम ज़्यादा करते हैं। तो वो कंप्यूटर पे काम करने से ही हमें सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, बाद में हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो ये क्या है, ये ड्रग डिज़ाइनिंग है, मतलब इससे क्या होगा ना कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है? अगर आप काम करते हैं प्रैक्टिकली, अगर आप किसी जानवर पे मतलब कर रहे हैं,
ठीक है, कोई भी एनिमल आपने ले लिया है और उसके ज़ाहिर सी बात आप एक तो नहीं लेंगे, आप 5-6 लोगे, उनके ऊपर अपनी ड्रग टेस्ट करोगे, तो ज़ाहिर सी बात है किसी को कुछ इफ़ेक्ट होगा, किसी को कुछ इफ़ेक्ट होगा। तो मतलब ये है कि ओवरऑल ड्रग डिज़ाइन जितना भी है ना, उसमें ये आपको हेल्प करेगी। वैक्सीन की जो डेवलपमेंट है, उसमें भी ये हेल्प करेगी। डेयरी जो है कि दूध की क्वालिटी कितनी है, कैसे इंक्रीज़ करनी है, या उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स कैसे हैं, ठीक है, या उसमें कैल्शियम कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। फोरेंसिक में आप देख लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई किलर वगैरह उसको देखना है, उसके डीएनए को मैच करना है या कुछ भी, तो ये सारा आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू कर रहे होते हो, ठीक है। क्रॉप की ना आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी बने। इसके अलावा एंजाइम्स को चेक करना चाहते हो या एंजाइम्स बना रहे हो डिटर्जेंट्स के लिए या कोई भी काम करने के लिए एंजाइम्स आप बना रहे हो। और साथ में जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स आप चेक करना चाहते हो किसी भी किस्म की, कोई डिजीज़ को अगर सॉल्व करना है या वैसे किसी चीज़ को चेक करना है, या आप ये देखना चाहते हो कि बेबी के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ आ रही हैं, या फिर जिस तरह जो मुर्गियाँ वगैरह हैं या इस तरह कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके अंदर आप जो है ना चाहते हो कि आपकी पसंद की, ठीक है, आपकी डिज़ायर की क्वालिटीज़ आएँ, तो उनको भी आप टेस्ट करने के लिए क्या करते हो, इसको जो है वो यूज़ कर लेते हो। अब इसकी हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज या फिर इसकी लिमिटेशंस, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं कि ऐसी कौन कौन सी जो हैं वो डिसएडवांटेज इसके हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि जो आपने देखा है, ठीक है, आप कंप्यूटर पे डेटा देख रहे हो, डेटा स्टोर होगा हुआ है, तो हो सकता है वो डेटा रॉन्ग हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। मतलब ये कि रिलायबिलिटी जो है ना वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कितना रिलायबल है, ठीक है, कितना वो बेहतर है, कितना अच्छा है डाटा। इसके अलावा जो है कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा लगती है आपको, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डाटा निकालना चाहते हो या इस तरह कुछ भी, तो आपको हैवी कंप्यूटर चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसकी जीबी जो है ना, उसकी मेमोरी, रैम रोम वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये इसीलिए कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ना आपको इंटरनेट की स्पीड जो है वो भी अच्छी चाहिए, आपको इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए होगा, ठीक है, और साथ में जब कंप्यूटर वगैरह इस चीज़ें चलानी है, तो इसके लिए आपको ना इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी भी ज़रूरत होगी, और इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी, टाइम कंज्यूमिंग है, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपको ये हर चीज़ चेक करने में, देखने में, सही है। और इसी तरह जो डाटा है हो सकता है मे बी उसमें कोई एरर वगैरह आ जाए, डाउन स्ट्रीम जो होती है या फिर लूप स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर भी सम टाइम क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, वो रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताऊंगी कि ये लूप्स क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, इस तरह कुछ भी। इसके अलावा जो वहाँ पे एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं, एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं, ग्राफ्स बना लिए जाते हैं, तो वो ग्राफ हमारे अंडरस्टैंड करना ईज़ी होता है, लेकिन ऐसा है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे होते, वो तो जस्ट हमारे सामने ऐसे लाइन्स बनी होंगी, डॉट्स बने होंगे, हाँ जी, बस इतनी अलाइनमेंट है, इतना सीक्वेंस एनालिसिस हुई है, इतने बस ख़त्म। इसके अलावा हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती रिटन फॉर्म में, ठीक है, तो वहाँ पे। और इसके अलावा जो है ना, आप किसी भी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल